गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक है ओरिजिन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा, बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले हम लेते हैं आणविक या बैंड स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण के निश्चित ऊर्जा के क्वांटम के अवशोषण से ही अणु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के निश्चित ऊर्जा के क्वांटा या फोटोन के उत्सर्जन से अणु की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। तो इस निश्चित ऊर्जा के क्वांटम का अवशोषण तभी होता है जब यह जो ऊर्जा है वो अणु के दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं में अंतर के पूर्णतः बराबर हो, यानी कि डेल्टा ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, जहाँ पर डेल्टा ई क्या है, ये है दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में अंतर। तो जो आपके दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में जो अंतर है, उस ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा वाला क्वांटा या फोटोन अवशोषित करेगा आपके अणु, तभी उसकी जो है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। अतः बैंड स्पेक्ट्रा का जो उद्गम है वो अणुओं के द्वारा ऊर्जा अवशोषण या फिर हम बोले ऊर्जा उत्सर्जन से होता है। तो एक अणु में कई प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती है जो निम्न है। सबसे पहले है ट्रांसलेशनल एनर्जी, जो क्या है, यह अणु के ट्रांसलेटरी मोशन के कारण उत्पन्न होती है। फिर है आपकी रोटेशनल एनर्जी, यह अणु के रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात अणु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से घूर्णन के कारण। तीसरी ऊर्जा होती है आपके वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये जो अणु के अंदर परमाणुओं में एक दूसरे के सापेक्ष वाइब्रेशन करने के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात इक्विलिब्रियम पोजीशन से घूर्णन के कारण। चौथी आपके है आपके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो यह उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कारण होती है जो परमाणुओं के समान ही अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, अर्थात अणुओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के कारण, यानी कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स, इनके कारण इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पाई जाती है अणु के अंदर। अब है आपके बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन। तो किसी भी अणु की जो कुल ऊर्जा है वो उसकी समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, और इसे ही हम बोलते हैं बॉर्न ओपनहीमर इक्वेशन, जो क्या है, ई टोटल इक्वल टू ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से जो आपके ट्रांसलेटरी मोशन की ऊर्जा है वो क्वांटीकृत नहीं होती है, क्वांटाइज्ड नहीं होती है, और इसका मान भी क्या है, बहुत कम होता है। तो चारों ऊर्जाओं को हम अगर घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम वाइब्रेशनल एनर्जी का मान, उससे कम रोटेशनल एनर्जी का मान, और ट्रांसलेटरी एनर्जी का मान क्या है, सबसे कम। तो बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के अनुसार तीनों प्रकार की जो क्वांटीकृत ऊर्जाओं का संबंध जो है वो पृथक से दर्शाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, जबकि जो ट्रांसलेटरी मोशन कम होने के साथ साथ ये क्वांटाइज्ड भी नहीं होती है। यानी कि हम बोले कि कुल ऊर्जा जो है वो इन तीनों ऊर्जाओं से ही डेराइव मानी जा सकती है। अतः किसी भी अणु की जो संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा को हम लिख सकते हैं ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वह उन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है जो परमाणुओं की भांति अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं, जबकि जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो यह जो है अणु के अंदर परमाणुओं में एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जो आपके अणु के अंदर जो परमाणु है वो साम्य अवस्था से घूर्णन के कारण ये आपके उत्पन्न होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। फिर है आपके रोटेशनल एनर्जी। तो ये पूरे अणु के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। तो यानी कि घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा में क्या अंतर है, घूर्णन ऊर्जा तो जो है वो पूरे अणु के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, जबकि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो साम्य अवस्था से घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ हम ये मानते हैं कि जो तीनों कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से असंबंधित है। तो अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन को निम्न प्रकार से हम यहाँ पर समझा सकते हैं कि डेल्टा ई टोटल इक्वल टू डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल।
ठीक है। तो यानी कि इन तीनों की जो अप्रोक्सीमेट कोटि क्या होगी कि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू डेल्टा ई वाइब्रेशनल गुणा 10⁻³ या हम बोले डेल्टा ई रोटेशनल गुणा 10⁻⁶, यानी कि इनकी कोटियों में अंतर क्या है, ज़्यादा है। तो चूँकि एक घूर्णन के दौरान 10⁻³ यानी कि लगभग 1000 वाइब्रेशन होते हैं, अतः यह माना जाता है कि घूर्णन और जो वाइब्रेशन है वो स्वतंत्र रूप से होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन। तो बॉर्न ओपनहीमर ने यह माना कि जो आपके न्यूक्लियस है वो गतिहीन होती है, यानी कि घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, अतः घूर्णन तथा कंपन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे से फ्री रहते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा क्वांटाइज होती है, उसी प्रकार अणु में ये तीनों ऊर्जाएं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल ऊर्जाएं कैसी होती है, क्वांटीकृत होती है, अर्थात उनमें परिवर्तन के लिए कुछ विशिष्ट मान ही संभव होते हैं। यानी कि अणु की जो घूर्णन ऊर्जा का मान, घूर्णन क्वांटम संख्या जिसे कि हम बोलते हैं जे से निर्धारित होता है। कंपन ऊर्जा का मान, कंपन क्वांटम संख्या जिसे हम बोलते हैं वी, उससे निर्धारित होता है। और आपके जो इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा का मान जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि एन से निर्धारित होता है। यानी कि ई रोटेशनल इक्वल टू क्या हो गया, जे गुणा J+1 H²/8π²I। ठीक है। जबकि ई वी क्या है, V+12H/2π रूट में K/μ। और ई इलेक्ट्रॉनिक क्या है, -2π² m⁴ Z²/n²H², जहाँ पर J, V और N क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। J यहाँ पर है आपके रोटेशनल क्वांटम नंबर, V है यहाँ पर आपके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर और N है यहाँ पे आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। I क्या है यहाँ पर अणु का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, और K है यहाँ पर आपके फोर्स कांस्टेंट, और म्यू है यहाँ पर आपके रिड्यूस्ड मास। ओके। तो ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उससे संबद्ध जो क्वांटम संख्या का मान परिवर्तित होता है। ठीक है। तो चूंकि उस क्वांटम संख्या का मान जो है वही स्वीकृत होगा, अतः ऊर्जा का वह रूप क्वांटीकरण की शर्तों के अनुरूप होगा, या हम कह सकते हैं कि उनके मान सतत नहीं अपितु विविक्त होते हैं। यानी कि एनर्जी जो होती है आपके विविक्त होती है, डिस्क्रीट होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कंपन और जो घूर्णन, प्रत्येक ऊर्जा के अनेक ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें से आपके एक अणु रह सकता है, और अणु जो है साधारण अवस्था में इन ऊर्जा स्तरों में से निम्नतम ऊर्जा स्तर में व्यवस्थित रहने का प्रयास करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, और प्रत्येक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में कई रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है। तो आपके जो है ट्रांजिशन केवल उन्हीं एनर्जी लेवल में संभव होता है जिनमें कि क्वांटम अंकों में परिवर्तन केवल एक इकाई होता है। ठीक है। यानी क्वांटम अंकों में परिवर्तन केवल एक इकाई होता है, यानी कि आपके कई सिलेक्शन रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना रहता है ट्रांजिशंस के लिए। अगर सिलेक्शन रूल फॉलो होते हैं तो ही ट्रांजिशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिशन नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन या आपके अणु या परमाणु का। ठीक है। तो देखो अणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर n से नामांकित, यानी कि n=1, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर n=2, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के साथ संयुक्त कंपन ऊर्जा स्तर जिसे हम V से नामांकित करते हैं। और प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर में विभिन्न प्रकार के आपके घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं जिसे हम J से नामांकित करते हैं। अर्थात घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। फिर कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर ज़्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा हो गया, या हम कह सकते हैं कि घूर्णन ऊर्जा स्तरों से मिलकर के आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बनते हैं, और बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर के आपके
इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स बनते हैं। ठीक है, अब है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा। तो बैंड स्पेक्ट्रों का वर्गीकरण उन्हें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आणविक ऊर्जाओं के आधार पर ही किया जाता है। तो सबसे पहला है आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो पदार्थ को दी गई ऊर्जा यदि अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है तो हमें घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। ठीक है, अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये जो है 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी कम ऊर्जा भी अणु में घूर्णन प्रदान कर सकती है तथा अणु का एक ही कंपन ऊर्जा स्तर में एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में संक्रमण हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंपन ऊर्जा स्तरों का निर्माण है वो घूर्णन ऊर्जा स्तरों से होता है। यानी कि जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, पास पास स्थित होते हैं, तो बहुत कम ऊर्जा ही अणु में घूर्णन प्रदान कर सकती है, जिससे क्या हो सकते हैं इनमें ट्रांजिशन हो सकता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में। और ये शुद्ध घूर्णन संक्रमण घूर्णन स्पेक्ट्रम पैदा करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम पैदा करते हैं। ठीक है, चूँकि इन संक्रमणों में निहित क्वांटमों की ऊर्जा क्या है, बहुत कम है, बहुत कम एनर्जी चाहिए, बहुत कम एनर्जी वाले क्वांटम या फोटोन की आवश्यकता होती है ट्रांजिशंस के लिए। तो जो आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रम होते हैं वो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य जैसे सुदूर अवरक्त जिसे हम बोलते हैं फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव क्षेत्र में ही पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव रीजन वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं, इनकी एनर्जी या फ्रिक्वेंसी क्या है, कम होती है और इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो इनकी आवश्यकता होती है और कम एनर्जी वाले जो फोटोन या क्वांटम वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि माइक्रोवेव या फार इंफ्रारेड होते हैं वो ही ट्रांजिशन कर देते हैं एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में। इसलिए हम इसे बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये शुद्धतः घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण का परिणाम है। अतः इनमें बैंड स्पेक्ट्रम ना करके कैसा स्पेक्ट्रम आता है, रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। और इसमें सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा जे इक्वल टू ±1। ठीक है, यानी कि जो है आपके इकाई का परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन के लिए शर्त क्या हुई कि जो आपके एनर्जी लेवल्स है उनके क्वांटम अंकों में परिवर्तन क्या होना चाहिए, केवल इकाई का। सिलेक्शन रूल है कि जो आपके एनर्जी लेवल्स है उनमें ट्रांजिशन के लिए जो क्वांटम नंबर्स है, क्वांटम संख्याओं में इकाई का ही परिवर्तन होना चाहिए, डेल्टा जे इक्वल टू +-1। अब है आपके वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अणु की जो आपके वाइब्रेशनल एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी से ज़्यादा होती है। अतः अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में स्थित जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनमें ट्रांजिशन हेतु कुछ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी रोटेशनल एनर्जी की तुलना में। तो ये ऊर्जा क्या है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में स्थित जो आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए सफिशिएंट होती है। क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में संक्रमण के साथ साथ इसमें रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो है वो दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कभी भी शुद्ध नहीं होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के साथ साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होगा। इसलिए इस प्रकार के ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं आपके वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो हमने देखा कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशन भी होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। जबकि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, इसलिए वहाँ पर लीनियर स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा आपको इंफ्रारेड क्षेत्र से मिलती है। अतः जो आपके वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशंस में आवश्यक ऊर्जा भी
इंफ्रारेड क्षेत्र से एब्जॉर्ब की जाएगी, इसलिए इसे हम बोलेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और सिलेक्शन रूल क्या होगा इसके लिए? सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा V बराबर +-1 तथा डेल्टा J बराबर +-1। ठीक है। अब है आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। यदि अणु को और अधिक ऊर्जा यानी कि 5 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाए तो ये जो ऊर्जा है वो एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए सफिशिएंट होती है। अर्थात अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन हो जाता है। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो इन इलेक्ट्रॉनीय स्तर में संक्रमण के साथ ही कंपन और घूर्णन स्तरों में भी संक्रमण हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होगा। और ये स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल क्षेत्रों में बनते हैं। अतः इनके अध्ययन को हम बोलेंगे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा? डेल्टा N बराबर +-1, डेल्टा V बराबर +-1 और डेल्टा J बराबर +-1। जहाँ प्लस का मतलब है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन एंड माइनस से मतलब है इमिशन। यानी कि ट्रांजिशंस के लिए सिलेक्शन रूल क्या है? यानी कि क्वांटम नंबर्स में केवल इकाई का यूनिटी का ही चेंज होना चाहिए। अतः सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में आपके यानी कि माइक्रोवेव क्षेत्र में आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। इंफ्रारेड क्षेत्र में आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या हम बोलेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ये बैंड स्पेक्ट्रा है। वाइब्रेशन के साथ साथ में रोटेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और अल्ट्रावायलेट विजिबल क्षेत्र में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, क्योंकि जब अपन 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं अणु को तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ में उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है और उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ ये दोनों ट्रांजिशंस भी हो जाते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रा आपके कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। अब है आपके यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो किसी कण या हम बोले वस्तु की संपूर्ण स्थिति निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रीय राशियों यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ या कोऑर्डिनेट्स की संख्या को ही उस कण की हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। या हम कह सकते हैं कि किसी भी कण की संपूर्ण स्थिति का जो निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियां या जो निर्देशांक होते हैं उनकी संख्या को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो एक जो आपके परमाणु होता है उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो इस प्रकार के गैस के अणु जिसमें n परमाणु हो तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3n, यानी कि एक परमाणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और यदि गैस में n परमाणु हो तो उस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी यहाँ पर आपके 3n। ठीक है, तो यानी कि 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अणु की वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल गतियों को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह अणु की कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम की है। तो क्योंकि स्पेस में n परमाणु की स्थिति का पता लगाने के लिए 3n कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके हम बोलेंगे कि रैखिक जो अणु है और एक अरैखिक अणु है। तो उसके लिए तो अणु का द्रव्यमान जो है वो वह बिंदु होता है, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ अणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का पता 3 निर्देशांकों के द्वारा ही लगाया जा सकता है। अतः हम बोलेंगे कि प्रत्येक अणु की स्थानांतरण गति की स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3,
क्योंकि अणु का जो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर अणु का संपूर्ण द्रव्यमान सेंट्रलाइज्ड होता है, केंद्रित होता है। और सेंटर ऑफ मास की स्थिति का हम पता 3 कोऑर्डिनेट्स के द्वारा लगा सकते हैं, यानी कि हम बोलेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 3। तो बाकी बची हुई जो मोशंस है यानी कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस जो है उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या आ जाएगा, 3n-3। तो अणु में आंतरिक वेगों जैसे रोटेशनल और वाइब्रेशन के कारण जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो कितनी आएगी, 3n-3। ठीक है। अब द्विपरमाणुक अणु या रेखिक बहुपरमाणुक अणु या रिजिड रोटर, ये सब क्या है, समान। अतः इनके लिए जो रोटेशनल गति की स्वतंत्रता की कोटि यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 2। किन किन के लिए, एक द्विपरमाणुक अणु या रेखीय बहुपरमाणुक अणु या एक रिजिड रोटर, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 लंबवत अक्षों में घूर्णन करते हैं। इस प्रकार शेष बची हुई जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी कि 3n-3 -2 यानी कि 3n-5, ये आपके आ जाएगा वाइब्रेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। यानी कि एक अरैखिक अणु की घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि क्या हुई, 3, क्योंकि यह अणु 3 लंबवत अक्षों में घूर्णन करता है। इस प्रकार अरैखिक बहुपरमाणुक अणु की कंपन गति की स्वतंत्रता की कोटि क्या हो जाएगी, 3n-3 यानी कि 3n-6। या हम कह सकते हैं कि एक रेखिक अणु के लिए कंपनों की संख्या अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 और एक अरैखिक अणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3n-6 होगा। यानी कि हम बोले कि एक जो रेखिक अणु होता है या अरैखिक अणु हो, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हमेशा सेम रहता है, 3। जबकि रोटेशनल मोशन का मान बदल जाता है। रेखिक अणु के लिए इसका मान 2 जबकि रैखिक अणु के लिए इसका मान 3 होता है। और वाइब्रेशनल मोशन का मान जो है वो आपके ज्ञात करेंगे हम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान जो है क्या आएगा, रैखिक अणु के लिए तो 3n-5 आ जाएगा और अरैखिक अणु के लिए 3n-6। ओके।